हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो मैग्नेटिज्म मैटर में आगे टॉपिक्स देखते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, हमने एंगल ऑफ डिप पढ़ा हुआ था। एंगल ऑफ डिप के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या स्पेशल केस बना के लिख सकते हो आप कि एंगल ऑफ डिप की पोल्स पर और इक्वेटर पर क्या वैल्यू होती है। एट पोल्स एंड एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप क्या है, ये हमें निकालना है, देखना है। एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिप का दूसरा नाम क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो वो वैल्यूज़ देखनी है। सो एंगल ऑफ डिप का यानी टेन डेल का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी वी अपॉन बी एच। और आप अर्थ की मैग्नेट को एक बार मैग्नेट से कंपेयर करके देख सकते हो, ये नॉर्थ साउथ पोल हैं, तो कि पोल से जो लाइंस निकलती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। पोल से जो लाइंस निकलती हैं वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू बी वी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ ज़ीरो, क्योंकि सारी लाइंस पोल्स पर वर्टिकल जा रही हैं। सिमिलरली अब आप अगर इक्वेटर पर निकालोगे, ये इक्वेटर लाइन हो गई, ये पोल वाली लाइन है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, ये इक्वेटर हो गया, और ये मेरिडियन लाइन यानी नॉर्थ साउथ लाइन। सो यहाँ पर फील्ड जो है, फील्ड अगर लाइन पर टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसका मतलब जो सारी मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है, यानी बी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हमें पता चल गया यहाँ से कि बी एच ज़ीरो होता है पोल्स पर और बी वी ज़ीरो होता है इक्वेटर पर। तो टेन डेल के फॉर्मूले में लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टेन डेल इक्वल्स टू ये हो गया इन्फिनिटी, यानी डेल इक्वल्स टू 90 डिग्री पोल्स पर, और यहाँ पे टेन डेल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हैंस डेल इक्वल्स टू 0 डिग्री इक्वेटर पर। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू ये होती है पोल्स और इक्वेटर पर। ये हमारे पास ये स्पेशल केस की तरह याद रखना है इसे। ओके, नेक्स्ट ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कई बार ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाते हैं। इनके नाम आपको याद रखने बस, और ये सारे रिलेटेड हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हैं बेसिकली सारे पॉइंट्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं लाइंस के बारे में। फर्स्ट इज़ आइसोगोनिक लाइंस। सेकेंड one is agonic lines. Third one is isoclinic lines. Fourth one is aclinic lines. And fifth one is isodynamic lines. Okay, तो देखते हैं क्या मतलब इनका। एक चीज़ तो लिटरेचर से हम जानते हैं, नाम से ही समझ सकते हो कि आइसो का मतलब होता है सेम। तो जहाँ पे भी आइसो लगा हुआ है वहाँ पे कुछ चीज़ सेम है। क्या चीज़ सेम है, बस वो हमें याद रखना है। सो मैं पहले बता देता हूँ क्या चीज़ सेम है, उससे आप याद रख सकते हो बहुत ईजिली। फिर मैं इसको फॉर्मली लिखवा भी दूंगा। सो आइसोगोनिक लाइंस में डिक्लिनेशन एंगल सेम होता है। ये वो लाइन है जहाँ पे हर पॉइंट पे डिक्लिनेशन एंगल सेम है। तो गोनिक का मतलब डिक्लिनेशन, ऐसे याद रखो। गोनिक का मतलब डिक्लिनेशन। तो आइसोगोनिक यानी सेम डिक्लिनेशन। आइसोक्लिनिक का मतलब है इंक्लिनेशन यानी डिप। तो आइसोक्लिनिक में डिप इंक्लिनेशन एंगल या डिप एंगल ये सेम रहेगा। तो गोनिक का मतलब डिक्लिनेशन, क्लिनिक का मतलब इंक्लिनेशन, और डायनेमिक का मतलब है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो सेम होगा। और जो बीच में एगोनिक, ये जिसमें ए लगा हुआ है, एगोनिक और एक्लिनिक, इसमें इसका मतलब है कि ज़ीरो वैल्यू। गोनिक का मतलब डिक्लिनेशन, यानी अगोनिक का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज़ ज़ीरो। ऐसी अक्लिनिक का मतलब इंक्लिनेशन लाइन, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पर इंक्लिनेशन एंगल ज़ीरो है, यानी एंगल ऑफ डिप ज़ीरो है। तो एंगल ऑफ डिप ज़ीरो कहाँ पर होता है हमें पता है, ऑब्वियसली इक्वेटर वाली लाइन पर होता है। तो इक्वेटर वाली लाइन जो है वो अक्लिनिक लाइन्स हो जाएंगी। तो अब आपको शॉर्ट में याद हो गया होगा, ऐसे याद कर लेना शॉर्ट में। मैं फॉर्मली लिखवा भी देता हूँ क्या मतलब है इनका। आइसोगोनिक लाइन्स आर लाइन्स joining points of equal declination angle. Okay, agonic lines joining points of zero declination angle. Isoclinic lines
आर लाइन्स जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल inclination or dip angle, inclination or dip angle, and aclinic lines are lines joining points of zero inclination or dip angle, and isodynamic lines are lines joining points of equal BH यानी horizontal component of Earth's magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field, Earth's magnetic field. ओके तो बस इन लाइंस के नाम में आपको याद रखना है. आइसो का मतलब सेम, ए का मतलब ज़ीरो, गोनिक का मतलब डिक्लिनेशन, क्लिनिक का मतलब इंक्लिनेशन, डायनेमिक का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. बस इससे आपको इजीली याद हो जाएगा ये. ओके तो ये हमारे पास इन लाइंस के नाम हो गए. नेक्स्ट देखते हैं. ओके नेक्स्ट इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, उनके बारे में बात करनी है. सो फर्स्ट क्वांटिटी इज मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिर्फ मैग्नेटाइजेशन, ये सारे नाम एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन सब का सिंबल होता है आई या कभी कभी कैपिटल एम. अब कैपिटल एम से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला पूरा कंसेप्ट है ये, तो सिंबल से कन्फ्यूजन बन सकता है, उसको यहीं पे क्लियर कर लेना. पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ फिर इसका मीनिंग समझाऊंगा. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है आई और एम, तो ऐसे लिख सकते हैं. उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. सो कन्फ्यूजन कहाँ किस वजह से आएगा वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दो कैपिटल एम सिंबल बन रहे हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग है. ये है डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और दूसरा वाला जो एम है वो मैग्नेटाइजेशन है. सो यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखना. क्वेश्चन में जब भी आपको ये दिया होगा तो नाम लिखा होगा, तो नाम से देखना है, सिंबल से नहीं. ओके अब इसकी डेफिनेशन आप इजीली यहाँ से बना सकते हो. सो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, यहाँ से आप बोल सकते हैं इट इज़ डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक मटेरियल. ओके तो ये तो बहुत सिंपल इसकी फॉर्मूला वाइज डेफिनेशन बन गई है. हाँ एक और नाम होता है इसका, मैं एक और नाम बताना भूल गया. एक और नाम है इसका मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी. इसको मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी भी बोल सकते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी बता रही है कि कितना डायपोल मूवमेंट हमारा डेंस क्रिएट हुआ है वहाँ पे. मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी. ओके तो ये तो इसका फॉर्मूला वगैरह हो गया. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास सपोज़ दो मटेरियल है अगर, और इनको मैग्नेटाइज करते हैं, तो मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या होता है, पहले तो वो याद रखो. मैग्नेटाइज करने का मतलब होता है कि हम किसी भी मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं. सो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ. मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज दिस, दैट वी आर प्लेसिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल under an external magnetic field. तो जब भी ये बोला जाता है आपसे कि मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने उस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये देखो, ये हमने दो मटेरियल लिए 1 और 2. सपोज़ ये आयरन है और सपोज़ ये एल्यूमिनियम है, दोनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज करने के लिए रखा है. ये H क्या होता है आगे अभी पता चलेगा. H बेसिकली फील्ड है जो मैग्नेटाइज करती है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है. तो हमने सेम फील्ड में इन मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए रखा. सो क्या ये दोनों सेम पावर से मैग्नेटाइज होंगे? नहीं, सेम पावर से मैग्नेटाइज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल है. तो दोनों के मटेरियल के डिफरेंस की वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से दोनों मटेरियल डिफरेंट लेवल पर मैग्नेटाइज हो रहे हैं. सो वो पता चलता है आई से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से, और आगे एक और फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो भी इसके बारे में बताएगी.
सो बेसिकली हमें आई यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी मटेरियल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है। अगर आई की वैल्यू किसी के लिए मटेरियल के लिए ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, किसी के लिए कम है तो कम मैग्नेटाइज होगा सेम फील्ड में रखने पर। तो आई हमें ये रिप्रेजेंट करता है। आई इज़ बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल विच इट एक्वायर्स व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आई बेसिकली हमें ये शो करता है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में रखने पर। ओके, तो ये आई हो गया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और, आई वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आई इज़ वेक्टर क्वांटिटी, नेचर इसका वेक्टर है। और स्पेस के लिए इन फ्री स्पेस जो आई है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अगर मटेरियल हमारे पास होगा ही नहीं तो आई की वैल्यू भी नहीं होगी, यानी इन फ्री स्पेस आई इज़ ज़ीरो, आई की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। नेक्स्ट इसका यूनिट, आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो। एम जो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। सो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी एम्पियर पर मीटर, और ऑब्वियसली डायमेंशन आ जाएगी एल इनवर्स ए इसकी डायमेंशन। ओके, तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी सॉरी, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी, ये सारे नाम इसके याद रखने, किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, या सिंपली मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो थोड़ा सा बस नाम में डिफरेंस है, अगर वो कैच नहीं किया तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और जो हमने आई पढ़ा था वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ये मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बस इस वर्ड का डिफरेंस है, तो इस वर्ड को बस ढंग से कैच करना है। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब है, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फील्ड जो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका सिंबल होता है एच, और ये भी ऑफकोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ऑफकोर्स, ये भी। सो इसके बारे में देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एच वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन म्यू। अगर वैक्यूम के लिए लिख रहे हैं तो नॉट लग जाएगा, अगर मीडियम के लिए लिख रहे हैं तो सिर्फ नॉट नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा। सो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से इसकी आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, इट इज़ एक्सटर्नल फील्ड दैट मैग्नेटाइज अ मटेरियल, सिर्फ इतनी डेफिनेशन हो जाएगी। सो मैं वो भी लिख देता हूँ, इट इज़ एक्सटर्नल फील्ड विच मैग्नेटाइज a magnetic material। ओके, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन टू permeability is called इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी H। ओके, तो इसकी दो डेफिनेशन है, ये एक कंसेप्चुअल और एक मैथमेटिकल, फॉर्मूला वाइज दोनों याद रखनी है। सो यहाँ से H की डेफिनेशन आ गई, फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ऑफ कोर्स ये नेचर इसका वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हमें पता है। इसकी और चीज़ें देखते हैं। इसकी यूनिट, तो यूनिट ऑब्वियसली इसकी निकालोगे आप
तो चलो यूनिट बाद में निकालते हैं, पहले मैं इसका एक और फॉर्मूला निकालता हूँ, उससे यूनिट निकालना और इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ तो हमें बी की और म्यू की यूनिट लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। ओके, इसका एक फॉर्मूला और लिखते हैं। तो जनरली हम जब मैग्नेटिक मटेरियल्स की और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करते हैं तो सबसे कॉमन टाइप की मैग्नेट होती है एक बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट इज सिमिलर टू अ सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड के लिए हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के लिए म्यू एन आई, या म्यू नॉट, अगर मीडियम वैक्यूम है तो म्यू नॉट एन आई। तो बी नॉट का फॉर्मूला अगर वैक्यूम के लिए लिख रहे हैं तो म्यू नॉट एन आई, अगर वैक्यूम नहीं है मीडियम है तो बी इक्वल्स टू म्यू एन आई हो जाएगा। सो म्यू एन आई ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे एन क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और आई यहाँ पे करंट है, म्यू नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ऑफ कोर्स। सो ये वैल्यू हम फॉर्मूले में लगा देते हैं एच के। तो एच के फॉर्मूले में ये वैल्यू लगाओगे तो अपने पास आ जाएगा एच इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, यानी सिर्फ एन आई। तो एच का एक फॉर्मूला होता है एन आई। सो यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट आएगी एम्पियर पर मीटर, यानी जो हमारे पास आई की यूनिट आई थी वही सेम इसकी यूनिट आएगी एम्पियर पर मीटर। और डायमेंशन ऑफ कोर्स इसकी हो जाएगी वही सेम एल इनवर्स ए, इसकी डायमेंशन है। ओके, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले मिल चुके हैं, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। और ये हमारे पास यूनिट वगैरह सब आ गया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल is kept inside the solenoid, the total magnetic field inside solenoid is vector sum of magnetic field due to magnetizing external field and magnetic field due to magnetization of magnetic material। ओके, क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। अगर सपोज हमारे पास ये मटेरियल है, इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाता है, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड आती हैं, एक ये आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड और एक इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड। ये इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटसाइड वाली। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल के अंदर बनती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के अंदर बनेगी, वो इन दोनों का वेक्टर सम होता है, इनसाइड की फील्ड का प्लस आउटसाइड की फील्ड का वेक्टर सम होता है बेसिकली। यहाँ से अगर सपोज बी नेट वेक्टर को मैं बी वेक्टर लिखूँ, तो जो आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो वैक्यूम है बाहर तो बी नॉट वेक्टर होगा, उस फील्ड का सिंबल बी नॉट वेक्टर होगा। अगर वैक्यूम नहीं है, मीडियम है, तो बी वेक्टर या कुछ और सिंबल ले सकते हैं। और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है अंदर, जो मटेरियल के अंदर क्रिएट हो रही है आई की वजह से, मैग्नेटाइजेशन की वजह से, उसको मैं सपोज बी एम लिख देता हूँ, ये मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये रिलेशन हमारे पास यहाँ से आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इन सब का फॉर्मूला या रिलेशन मतलब क्या होगा, जो बाहर वाली फील्ड है उसको हम एच के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि एच एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है। तो बी नॉट का फॉर्मूला एच के टर्म में हमने पीछे देखा हुआ था, ये आया था म्यू नॉट एच वेक्टर, ये फॉर्मूला था बी नॉट वेक्टर का, म्यू नॉट एच वेक्टर। और जो अंदर मैग्नेटाइजेशन फील्ड जनरेट हो रही है उसका कनेक्शन है आई से, सो उसको हम लिखेंगे आई के टर्म में। तो उसका फॉर्मूला एच की जगह पे आई हो जाएगा, क्योंकि एच और आई आर बेसिकली इसेंशियली सेम थिंग, यूनिट वगैरह सपोज सेम है, वो दोनों सेम चीज़ होती हैं, बस फ़र्क ये है कि एच एक्सटर्नल फैक्टर वाली फील्ड है और आई जो मटेरियल के अंदर फील्ड जनरेट हो रही है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की वजह से, वो फील्ड है।
तो इनसाइड के लिए मटेरियल के लिए हमेशा आई यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल के लिए एच यूज़ करते हैं, बस ये डिफरेंस है। सो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। तो ये रिलेशन भी हमें अच्छे से याद रखना है। एक ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे बी नॉट मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, दोबारा लिख देता हूँ। बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी ये म्यू नॉट एच से रिप्रेजेंट होगा। बी एम इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सो ये रिप्रेजेंट होगा म्यू नॉट आई से। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आई और एच मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, तो वो यहाँ से फिनिश हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन और आ गया। ओके, अब हमें थर्ड नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करनी है। यहाँ तक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इम्पॉर्टेंट है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका सिंबल होता है XM, और इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि थोड़ा नया, ऐसा हमने पहले पढ़ा नहीं है, तो नया टॉपिक है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है, लेकिन हमने अगर नहीं पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में तो बस इसकी कॉपी कर देना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो हमारे पास उसके लिए भी ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में बताया था कि हर मटेरियल डिफरेंट स्ट्रेंथ में मैग्नेटाइज होता है। तो वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि ये कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, उस प्रॉपर्टी को XM कांस्टेंट से शो करते हैं। ये कांस्टेंट है जो वो प्रॉपर्टी शो करता है मटेरियल की, जो हमें ये बताती है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर। तो एक दिमाग में डाउट आ सकता है कि फिर आई और XM में क्या फ़र्क है? आई और XM में ये फ़र्क है कि आई हमें ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ है मटेरियल, और XM में ये फैक्टर बताता है कि वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा अगर हम उसमें रखेंगे, फील्ड में रखेंगे। तो आई और XM बेसिकली सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट रिलेशन से। ओके, तो ये XM हो गया। XM का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो XM का फॉर्मूला होता है कि कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है मटेरियल, यानी आई, है ना, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में मैग्नेटाइज हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन क्या हो सकता है किसी मटेरियल का, यानी आई, इन प्लेसिंग इट अंडर एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H। तो I अपॉन H इसका रिलेशन आएगा। XM का फॉर्मूला है I अपॉन H। ये है स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि I और H की क्योंकि डायमेंशन और यूनिट सेम होती है, तो XM की कोई डायमेंशन नहीं होगी और कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, हमें ये पता चल गया। अब इसकी डेफिनेशन, ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन हो जाएगी रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन to intensity of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, और इसका कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ फिजिकल कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंट्स दैट हाउ स्ट्रांगली अ मैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ degree of ease with which a magnetic material can be magnetized. यानी कितना आसानी से हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। नंबर्स की बात करें तो अगर XM की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब ये है कि हम मटेरियल को बहुत इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर बहुत लो है तो इसका मतलब हम उसे इजीली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर XM की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि मटेरियल सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। और XM की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा। तो सारी चीज़ें हमें ये XM से पता चल जाती हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो मटेरियल विद हाई वैल्यू ऑफ XM
high value of xm can be easily magnetized and vice versa, can be easily magnetized and vice versa. Also, the positive value of xm shows that material is magnetized in the same direction as the external magnetizing field, full stop, and vice versa. अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, तो ये हमारे पास एक्सएम के लिए सारी चीज़ें आ गई. नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. सिंबल होता है इसका म्यू. ये हम पहले से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है काफ़ी, तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच. तो सिंपली यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड inside the material to that of magnitude of magnetic intensity यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी. ओके, सो क्या मतलब है इसका. यहाँ पे जो बी है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मटेरियल, और जो एच है वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है. तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा म्यू परमिबिलिटी के रिलेशन में आता है. और ऑब्वियसली इसका जो नेचर है वो स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है. इसकी यूनिट हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, और इसको हम कंसेप्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन, या इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच a magnetizing field can permeate a given magnetic material. ओके, क्या मतलब है इसका. बेसिकली ये शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा एक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है. उसको हमने परमिएट करके ऐसे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब यही है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज कर सकती है किसी पर्टिकुलर मटेरियल को. वो हमें म्यू के वैल्यू से शो होता है. म्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा परमिट कर सकती है, अगर म्यू की वैल्यू कम है तो कम परमिट कर सकती है. यानी म्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग पावर मिलेगी, और अगर म्यू की वैल्यू कम है तो वाइस वर्सा ऑब्वियसली ट्रू है ही. ओके, अब इसका एक रिलेटिव टर्म भी होता है, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी. तो वैसे ही जैसे हम रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी पढ़ते हैं, तो उसको डिफाइन करना ईजी है काफ़ी. रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर. सो ऑब्वियस है इसका फॉर्मूला होगा म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट. यहाँ पे म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी है, म्यू यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ मीडियम है, एंड म्यू नॉट इज़ परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम. तो मुझे इसकी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, अपने आप इसकी डेफिनेशन लिखना. अब इनमें हम इन सारी चीज़ों में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन म्यू आर यानी रिलेटिव परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी एक्स एम.
इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है। इससे एक फॉर्मूला आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस वगैरह के लिए। सो हमने एक रिलेशन देखा था नेट मैग्नेटिक फील्ड का। नेट मैग्नेटिक फील्ड वाज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। ये हमारे पास एक रिलेशन था और यहाँ से इसको चेंज करके हमने ये भी निकाला था कि बी नॉट की वैल्यू म्यू नॉट एच के बराबर होती है प्लस बी एम की वैल्यू म्यू नॉट आई के बराबर होती है। सो यहाँ से और हमने एक्स एम का एक रिलेशन देखा था दैट आई वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स एम एच वेक्टर। तो इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो अपने पास आएगा क्या, आई बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस म्यू नॉट एक्स एम और ये एच वेक्टर, करेक्ट। तो म्यू नॉट एच वेक्टर यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस एक्स एम। अब बी वेक्टर ये मटेरियल के अंदर यानी मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी वेक्टर का फॉर्मूला होगा म्यू एच, क्योंकि म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक परमिटिविटी मटेरियल की होती है। तो म्यू एच वेक्टर से एच वेक्टर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू से हम म्यू नॉट का डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स एम के बराबर और म्यू अपन म्यू नॉट बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी के म्यू आर। सो हमारे पास रिलेशन आ गया ये। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, डेरिवेशन वाइज भी, उससे भी ज़्यादा ये फॉर्मूले के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस रिलेशन को हमें याद रखना है क्लियरली। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस टॉपिक तक ख़त्म हो गया।